दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस के जो घटना चक्र है उसका जो व्याख्या वाला पार्ट है, यानी केवल नोट्स का जो पार्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसका एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग जो पढ़ना है कि जो 1858 के बाद, यानी जब से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया ऑफिशियली, तब से जो परिवर्तन हुआ है उसको देखेंगे। यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो पहला अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858 1858, भारत का ब्रिटिश शासन ताज के अधीन कर दिया गया। यानी अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, तो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। इससे पहले किसके पास था, इससे पहले कंपनी के माध्यम से शासन करता था। ये लाना क्यों पड़ा, क्योंकि 1857 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ उसके वजह से इसको लाने की ज़रूरत हुआ, और शासन जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसको भी मौका मिल गया, क्योंकि जो कंपनी था वो पूरे भारत पे क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था। तो ब्रिटिश शासक को ये लगा कि कल को ऐसा ना हो कि ये उल्टे हमारे पे भी क्या कर दे, हमला कर दे। इसीलिए वो क्या कर दिया, इसी बहाने एक अधिनियम लाया, भारत शासन अधिनियम 1858, और इसके माध्यम से सारे शासन अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा गया। यानी पहला परिवर्तन क्या हुआ 1858 के शासन में, कि जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसके जगह नया पदनाम क्या आया, भारत का वाइसरॉय, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हुआ। यानी पहले किसका प्रतिनिधि था, कंपनी का, अब किसका होगा, ब्रिटिश ताज का। केनिन भारत का प्रथम, जो केनिन है वो भारत का प्रथम क्या बना, वाइसरॉय बना। केनिन बना भारत का प्रथम वाइसरॉय। और आपको बताना है बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, हस्टिंग। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, बेंटिक। नेक्स्ट दूसरा क्या हुआ कि भारत सचिव पद का सृजन हुआ। यानी भारत सचिव पहला क्या हुआ, पहला आया एक कि वाइसरॉय पद बना जो ब्रिटेन के सीधे प्रतिनिधि होगा। दूसरा भारत सचिव पद, ये क्या होगा, ये भी ब्रिटेन ही रहेगा, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, लेकिन ये भारत के एक तरह से, जैसे अभी पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मिनिस्टर, उसी तरह से ये भारत सचिव पद है जो भारत को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, भारत शासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति क्या किया गया, अब इसके हाथ में आ गया। नेक्स्ट अब ये जो भारत का सचिव पद है, जैसे भी मंत्रिमंडल व्यवस्था है, तो चूंकि इसी में सारा शक्ति निहित हो गया था, इसीलिए इसके एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितना है, 15। सदस्यों की संख्या कितना है, 15। इसके माध्यम से क्या होगा, संचालन होगा। उसके बाद आता है दूसरा, भारत परिषद अधिनियम 1861। दूसरा क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861। पहला क्या था, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया जाने लगा। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, अब जो कानून बनेगा उसमें भारतीयों को भी क्या किया गया, शामिल किया जाने लगा। इस अधिनियम में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। यानी दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पहला तो कानून बनाने में भारत को शामिल किया जाएगा, भारतीय प्रतिनिधि को। दूसरा, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसके विधायी शक्ति को, यानी कानून बनाने की शक्ति को पुनः बहाल किया गया। और इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ, सत्ता जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ गया, और यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शामिल किया जाने लगा। इसने वाइसराय को आपातकालीन अध्यादेश जारी करने की अधिकृत किया। यानी ये एक तरह से जो गवर्नर का भी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद राष्ट्रपति को 123 और गवर्नर को 213 के अनुसार, ये शक्ति कहाँ से आया है, भारत शासन अधिनियम 1861 से। कहाँ से आया, भारत शासन अधिनियम 1861 से। और इसका कब तक रहेगा अधिकतम समय काल किसका, अध्यादेश का, तो 6 महीना। आज भी 6 महीना है, बशर्ते अगर दोनों सत्र या एक सत्र मतलब कोई एक सभा संचालित ना हो तब जारी किया जाता है। और सभा जब कोई भी सत्र स्टार्ट होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको स्वीकृति लेना होता है। नेक्स्ट क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ
कि जो 1892 में तो जो केंद्रीय और विधान प्रांतीय परिषद है, यानी जैसे अभी राज्य के लिए राज्य विधान परिषद और संसद, उसी तरह से यहाँ पर भी एक केंद्रीय और प्रांतीय, इसमें क्या हुआ, अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे अभी सरकारी सदस्य कौन होता है, तो जो सरकार का सदस्य है, यानी जो मंत्री है, ठीक है, वो सरकारी हुआ, बाकी वो सब क्या होता है, गैर सरकारी सदस्य। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान रहे फ्रेंड्स, केवल और केवल बहस करना है, यहाँ पे मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल क्या है, बहस करना। किस अधिनियम में, 1892 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। सिंपल सी बात है, क्या करेगा, एक तो बहस कर सकता है कोई बजट पर, और दूसरा सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, उसके लिए 6 दिन पूर्व उसको नोटिस देना होगा। परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार एवं मतदान का अधिकार नहीं है। मत एक तरह से अभी धीरे धीरे ये लॉलीपॉप दे रहा है। उसके बाद सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है। अब यहाँ से एक निर्वाचन भी होता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। निर्वाचन होता है, लिमिटेड होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो निर्वाचन आता है वो 3-4 अधिकार होता है। एक कर व्यवस्था पे, एजुकेशन इसके पास आता है, जमीन रहता है, इस तरह से लिमिटेड व्यक्ति को क्या करता है, वोट का अधिकार देता है। उसके बाद इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष विशेषता थी कौन, निर्वाचन, लेकिन वो लिमिटेड था। ठीक है, नेक्स्ट भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधि प्रदान किया गया। यानी पहला पॉइंट से क्या हुआ, इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। दूसरा कि भारतीय प्रतिनिधित्व प्रदान की गई, किस किस क्षेत्र में, तो विधि के निर्माण में और प्रशासन में। इसके तहत वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में भारतीय की पहली बार शामिल किया गया, और व्यक्ति कौन थे, प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कह सकते हैं भारतीय को कार्यकारी परिषद में पहली बार आधिकारिक प्रवेश कब मिला, मार्ले मिंटो सुधार में, या भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसमें क्या हुआ, विधि के रूप में विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधि को शामिल किया गया। और इसी कड़ी में कार्यकारी परिषद में भारतीय को पहली बार शामिल किया गया, और वो व्यक्ति है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा विधायी प्रांतीय शक्तियों में वृद्धि कर दी। मतलब ये कह रहा है कि जो केंद्रीय और विधायी का जो शक्ति है, प्रांतीय है, उसमें वृद्धि किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, अभी भी ध्यान रहे, ये बजट पे क्या कर रहा है, मतलब प्रस्ताव विषय जो है, मतलब बजट एवं विषय पर विवेचना कर सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, प्रश्न पूछने के पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया है। मतलब अभी अधिकार है, अभी भी मतदान का अधिकार नहीं दिया है बजट पे मतदान का अधिकार नहीं है। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो काफ़ी जटिल है, और भारत को यहीं से विभाजित करने की नीति शुरू होती है, मतलब आपस में लड़ने का। भारत शासन अधिनियम 1919, हालांकि इसमें इसका इस समय जो वायसरॉय है, आपको कमेंट करना है कौन है। ठीक है, नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या है, तो इसको किस आधार पर लाया गया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी इसी सुधार को लाया गया था, इसी सुधार के आधार पर यह अधिनियम आता है। ये सुधार क्यों आया था, तो हुआ यह था 1916 में जो होम रूल चला था, उसी के तहत, यानी एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल चलाया, और इसके बाद क्या हुआ कि ये होम रूल इतना सक्सेस कर गया, और इसके परिणाम स्वरूप जो एनी बेसेंट है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आयरलैंड की महिला थी। हुआ इससे ये कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे देश में पूरा अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ कि इसको निंदा की गई कि, और एक बात चला, एक विदेशी जो आयरलैंड की महिला है, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में गिरफ्तारी हुई है, और इसी के कंपनसेशन में, इसी को बचाव के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 लाता है, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर आता है। इसमें क्या किया गया
इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। यानी पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पे। और संप्रदाय जो आधार 1919 में दिया गया था, 1909 में, इसमें वृद्धि कर दी गई और इसमें और किसको शामिल किया गया? सिख, भारतीय ईसाई और अंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय को। अब देखिए यूरोप के जो ब्रिटेन का जो चाल क्या है, सिख को मिला, एकमात्र सिख है, दूसरी बात ईसाई भी ज़्यादातर यूरोपियन ही था, अंग्ल इंडियन जो है वो भी ब्रिटिश ही है और यूरोपियन भी ब्रिटेन का ही है। यानी मुस्लिम और सिख भारतीय रहे, बाकी ईसाई, अंग्ल भारतीय और यूरोपीय सब ब्रिटिशर्स ही हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापना स्थापित। द्विसदनीय मतलब जैसे अभी राज्यसभा है, राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है, इसमें लाया गया। नेक्स्ट, अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र था प्रांतों में, यानी यहाँ पे पहली बार जो विषय है, यानी कौन सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाया गया, जैसे अभी 7वां अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवर्ती सूची का जो विषय है उसको 1919 के अधिनियम में ही पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है, जिसमें द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती है। जैसे अभी क्या है, जिसे केंद्र सरकार है, यानी जो केंद्रीय विषय पे कानून बना सकता है, उसी तरह से ये जो केंद्रीय विधानमंडल था वो समस्त ब्रिटिश भारत पे, देखिए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत पे नहीं, केवल और केवल ब्रिटिश भारत पे, जहाँ तक ब्रिटिश का कब्जा था वहीं पर यह कानून बना सकता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि 1765 में भी द्वैध शासन शुरुआत होता है और यहाँ भी शुरुआत होता है, बिल्कुल सही है, द्वैध शासन कई बार शुरू होता है, ठीक है, और जैसे द्वैध शासन का सीधा सी मतलब है कि कुछ विषय रहेगा वो प्रांत के पास रहेगा और कुछ विषय रहेगा केंद्र के पास रहेगा, यानी दो आदमी, जैसे अभी शासन होता है, जैसे केंद्र सरकार के पास कुछ शासन विषय है, कुछ राज्य सरकार के पास है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, इसलिए द्वैध शासन कई बार आपको देखने को मिलेगा। और जो विषय था, द्वैध शासन प्रणाली आता है, उसमें क्या किया गया, मेन तो विषय का ही खेल था, तो दो भागों में बांटा गया, एक भाग जो आरक्षित विषय है, दूसरा हस्तांतरित विषय है। आरक्षित विषय में कौन है जो, और इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन की व्यवस्था भी किया गया, यानी उत्तरदायी, अब रिस्पॉन्सिबल होगा, हालांकि ये अभी कहने के लिए है, तो मुख्य उसमें क्या हम लोग देखें अभी तक ये देखें कि जो पहली बात 1919, इसको मॉन्टेग फॉर सुधार भी कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव की बातें कही गई, सांप्रदायिक आधार को इसको विस्तार किया गया, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय को विस्तार किया गया। उसके बाद पहली बार केंद्र में द्विसदनीय भी आता है, उसके बाद विषय का स्पष्ट विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य के बीच में द्विशासन प्रणाली आता है और विषय में भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्या है, उत्तरदायी, उसके बाद उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उत्तरदायी शासन प्रयोग पहली बार शब्द कहाँ किया गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम। एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयोग गठन हुआ, इसका ये देखिए बहुत बड़ा विवाद का विषय, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक आयोग का गठन किया गया और इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पे यह क्या करेगा, समीक्षा करेगा कि भारत में किस तरह से कानून को बनाना है, यानी 10 वर्ष के बाद अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। कौन सा अधिनियम 1919 में आया, उसके 10 वर्ष के बाद, ठीक है। अब वो उसके बाद आता है अपने इस समीक्षा को बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान निर्माण और भारतीय के इतिहास में एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन साबित होता है। सर्वप्रथम भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई। संघीय सरकार मतलब जहाँ पे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस तरह से। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में क्या हुआ, जो 1919 में द्वैध शासन आया था उसको 1935 में समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होता है, यानी प्रांत में तो समाप्त हो गया, प्रांत में तो समाप्त, लेकिन केंद्र में शासन की शुरुआत हो जाता है। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी आरबीआई का स्थापना होता है 1935 में 1934 के अधिनियम के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली विस्तार किया गया। पहले कौन कौन था, पहले सिर्फ 1909 में मुस्लिम, उसके बाद क्या हुआ, सिख, ईसाई,
भारतीय एंग्लो और यूरोपियन, उसके अलावा अभी तक 4 हो चुका है, 1919 तक 4। पश्चिमा दलित जातियों को, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया, यानी टोटल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया सांप्रदायिक प्रतिनिधि में? 7। पहला मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीय, 4 ये हो गया, दलित 5, महिला 6 और श्रमिक को 7। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सबसे पहले 1773 का अधिनियम के अंतर्गत आया था सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और इसके तहत संघीय न्यायालय आया, स्थापना की गई, और बर्मा को ब्रिटेन से अलग कर दिया। किसके तहत? तो 1937 में अलग हुआ और 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, यानी उड़ीसा अधिनियम होता है 1936 में, बिहार से अलग होता है किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत, और सिंध इसके साथ सिंध भी है, चूंकि उड़ीसा तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिंध भी अलग हुआ है उड़ीसा के साथ ही, बर्मा तो 1937 में अलग हुआ ही है, ठीक है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, कुछ प्रांत नहीं बल्कि 6 प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्था आया था। उसके आखिर आता है भारत शासन अधिनियम 1947, और इसके बाद देश 15 अगस्त 1947 को 2 अलग भागों में विभाजित होता है और आज़ाद हो जाता है, यानी 14 को पाकिस्तान होता है आज़ाद, 15 को भारत। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। इसके वायसराय का पद समाप्त हो गया, यानी वायसराय जो था, जो कब आया था? 1858 के आया था वायसराय का पद, ठीक है, नाम आया था, इसको समाप्त कर दिया गया, और 2 डोमिनियन यानी 2 स्वतंत्र संप्रभु राज्य हुआ, और इसके लिए गवर्नर जनरल पद सृजित किया। जो गवर्नर जनरल था फिर से पुनः पद को सृजित किया गया, यानी वायसराय पहले था, उसके जगह फिर से वायसराय, गवर्नर की जगह वायसराय बना, और फिर वायसराय वापस बन जाता है, और इस ब्रिटिश शाही उपाधि यानी भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये चैप्टर 1 समाप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, यानी क्या है? संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की प्रथम मांग, यानी संविधान सभा बने, इसकी प्रथम मांग कब किया गया था? मई 1934। किसके द्वारा? कहाँ में? तो रांची में। कहाँ किया गया था? रांची में। किस पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? M.N. रॉय ने, ठीक है। यानी पहला पॉइंट क्या हुआ? संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई 1934 में। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। कौन सा पार्टी था? स्वराज पार्टी। कहाँ किया गया था? रांची में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। यानी कहाँ की गई? यानी 2 पार्ट है, यानी कांग्रेस की तरफ से पहली बार कब की गई? 1934 में ही, लेकिन ये किया गया था रांची, ठीक है, M.N. रॉय के द्वारा, जबकि स्वराज कांग्रेस द्वारा पटना में किया गया था। दोनों मई में ही किया गया था, दोनों मई में ही किया गया था, एक पटना एक रांची, जिसकी पुष्टि 1936 के फैजपुर अधिवेशन जो 1936 में हुआ था उसमें किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 के क्रिप्स मिशन में किया गया था। यानी ब्रिटेन की तरफ से ये कब बात कहा गया? क्रिप्स मिशन 1942 में। यानी पहली बार M.N. रॉय 1934, फिर कांग्रेस द्वारा 1934 पटना में, और ब्रिटेन के द्वारा किस प्रस्ताव के माध्यम से? तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट, उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। यानी पहले वहाँ तो था 42 में निर्वाचन, लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होगी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा और सभा निर्वाचित होगी, और प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, और किस आधार कौन होगा? तो जनसंख्या। आधार कौन होगा? जनसंख्या। नेक्स्ट, इसके तहत मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। यानी 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 389। कितना है? 389। इनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत तथा 93 सीट देसी रियासत को आवंटित की गई थी।
अब देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप कितना लिखिए, तथा 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन से किया गया था, 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। अब देखिए सीधा सीधी 389 लिखिए, ठीक है। उसके बाद 296 लिखिए, उसके बाद 292 लिखिए और 4 लिखिए, उसके बाद 11। इस तरह से 1 बाय 1 करके लिख के आपको 93, 4 और अलग अलग करके याद रखना। नहीं टोटल कितना है 389। आप बोलिए मेरे साथ एक बार फ्रेंड्स, 389। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत के, 93 देसी रियासत से, जिसमें ब्रिटिश को आवंटित 296 में से 292 सदस्य का चुनाव हुआ, यानी 296 में से 292 का चुनाव हुआ। 11 गवर्नरों के प्रांतों से, यानी 11 गवर्नर के प्रांत। ये फ्रेंड्स बहुत कम जगह मेंशन रहता है, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि गवर्नर प्रांत से कितना है, तो आपको ध्यान रखना कितना है 11। और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, ये भी नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, और प्रत्येक से एक होगा। देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासत के प्रमुख के द्वारा किया जाना, यानी जो देसी रियासत के लिए 93 है, कितना है 93, उसका चयन कौन करेगा, देसी रियासत के प्रमुख, ठीक है। उसके अलावा संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। कब हुआ, जुलाई और अगस्त 1946। 292 सीटों में से ब्रिटिश भारत के आवंटित में से कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग 73 और छोटे एवं स्वतंत्र समूह को 15 सीट मिला। यानी ब्रिटेन जो भारत का क्षेत्र था उसमें से कांग्रेस ने बाजी मारा। 208, मुस्लिम लीग 73 और 15 जो था स्वतंत्र व छोटे सदस्य, मतलब छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों ने जीता। देसी रियासतों ने प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में संविधान सभा में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया, ठीक है, लेकिन तृतीय बैठक में शामिल हो गया। कब हुआ था, 28 अप्रैल 1947 को तृतीय बैठक में, तृतीय अधिवेशन में, इसमें देसी रियासत का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ। संविधान सभा का मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था फ्रेंड्स, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, परंतु की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। यानी कह सकते हैं जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें निर्वाचक मंडल कौन था, तो परंतु की विधानसभा, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि शामिल हुआ था। यह निर्वाचक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, याद रहे फ्रेंड्स, ये जो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, क्योंकि इलेक्शन मतलब इसका कुछ जैसे 1935 के अधिनियम के अनुसार ही ये जो चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, मतलब कि संविधान सभा के लिए, विधानसभा में या देसी रियासतों या प्रांत में कौन सा आधार था, तो उसका 1935 का अधिनियम का आधार पर हुआ था। उसका आधार कौन था, कर 1, शिक्षा 2 और संपत्ति टोटल कितने आधार था, 3। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। करा कि 20 नवंबर 1946 को वायसरॉय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। कब, 20 नवंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 का ऐतिहासिक दिन बीपीएससी और बिहार किसी भी एग्जाम के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक कि संविधान सभा ने पहली बैठक उपस्थित हुई, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्यों की संख्या कितना था, 207। इनमें से कितना महिलाएं थी, 9। ये वीवीआई है, महिलाओं की संख्या कितना है, 9। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से था। यानी बिहार का पहला अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष भी कहाँ से थे, तो बिहार से ही थे। लेकिन ये 9 दिसंबर के है और ये 11 दिसंबर के, यानी 9 दिसंबर पहला बैठक और 9 महिला भी, यानी आप दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं, 9 दिसंबर 9 महिला, ठीक है। और टोटल 11 दिसंबर को अध्यक्ष के तौर पे राजेंद्र बाबू का क्या हुआ, निर्विरोध, ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। चुनाव हुआ था, जी नहीं, क्या हुआ था, निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को, यह भी बीपीआई पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कब किया, 13 दिसंबर को। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया।
ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया। कब? 3 जून 1947 विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्य कुल घटकर कितना हो गया? 299। शुरू में कितना था? 389 और उस तरह से कुल घट कितना आ गया? 299, जिसमें से भारतीय प्रांतों के लिए पहले प्रांत में कितना था? 296, निर्वाचित हुआ 292 का, 229 प्रतिनिधि, और देशी रियासत पहले 73 था, 93 था, ये हो गया 70। कितना हो गया? 70। संविधान सभा को बनने में कुल कितना समय लगा? तो कुल कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 3 साल में 12 दिन कम। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 माह, ये फ्रेंड्स एक कॉन्ट्राडिक्ट लाइन है, हालांकि अभी तक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें यही फैक्ट को यूज किया गया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर दिया गया है 2 वर्ष 11 माह 17 ही दिन है, जिसका कारण संभवतः संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान में के निर्माण में शामिल नहीं किया। इसका कारण क्या है? जिस तरह से जिस दिन अंगीकृत किया गया है उस दिन को शामिल नहीं किया गया। हालांकि एग्जाम में यही पूछेगा तब को देना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, इसके कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन लगा, जिसमें 165 दिन, जिसमें से 114 संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया और 11वें अधिवेशन के दिन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया। यानी 26 नवंबर 1949 तो हम लोग याद करते ही हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है उस दिन 11वां अधिवेशन हुआ था। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को समवेत हुए, जिसमें मतलब सदस्यों को सदस्य क्या हुआ? शामिल हुआ और उस पर हस्ताक्षर हुआ। कितना सदस्य? 284 सदस्य किए थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव, उसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे संविधान तो लागू हो गया 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूर्ण लगा दे तो 26 जनवरी 1950 को देखना है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना थी? 15। शुरू में कितना था? 9। उनके नाम इस प्रकार है: विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। देखिए ये 4 नाम तो कॉमन है जो आपको याद होगा। उसके अलावा जो आपको नाम याद करना है: पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ये भी आपको नाम याद होगा, कमला चौधरी, ये भी याद होगा, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी, बेला युद्धन, बेगम एजाज रसूल, यानी महिला सदस्य कौन है? बेगम एजाज रसूल और एनी मस्क रीनी तथा अम्मू स्वामी नाथन। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान, यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। ऑस्टिन का स्टेटमेंट था कि भारतीय संविधान कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुआ था, हालांकि उनमें उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हुआ तो मुस्लिम लीग 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ कैबिनेट में। फ्रेंड्स, अब देखिए जो अंतरिम सरकार था ना, ये एक तो भारतीय संसद की तरह भी काम कर रहा था और संविधान सभा के भी एक तरह से गठन में भूमिका निभा रहा था। फ्रेंड्स, ये आज चैप्टर को यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और इसका इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है
इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी, कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को जोर से हिट करें ताकि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया फ्रेंड्स।